हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरोटेरिया टेस्ट सीरीज़ में। आज हम बिहार दरोगा एसआई मेंस 2020 के टेस्ट सीरीज़ के दूसरे टेस्ट नंबर को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न को समाहित किया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। इस टेस्ट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसको घर पे अपने प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो वैज्ञानिक आकलन पूछा जा रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का पहली बार। तो इसका आंसर है VKRV राव। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। तो याद रखिए, पहली बार जो राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया, लेकिन राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन सबसे पहले VKR राव जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। IMF एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व में अपने जो देश है, जो इसमें के मेंबर है, उन्हें ऋण प्रदान करती है। इसमें कुल 189 देश है। IMF की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दो रिपोर्ट जो IMF के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। दोस्तों, ये दोनों रिपोर्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, दोनों के दोनों कथन सही है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से यह स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की स्तुति पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। दोस्तों, शिवरामन समिति की संस्तुति पर इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, जिसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। दोस्तों, कि 2005 में सेज अधिनियम को पारित किया गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो इसे 2006 से लागू किया गया। यदि पूछा जाए कि अधिनियम कब पारित हुआ तो 2005, यदि पूछा जाए कि लागू कब हुआ तो 2006। यहाँ पे पूछा जा रहा है लागू कब हुआ, तो ये 2006 से लागू हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? ये उन क्षेत्रों को दिखाता है जहाँ आर्थिक कानून अधिक उदार हो। निर्यात, औद्योगिकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु में है, जबकि पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बना था वो कांडला गुजरात का था। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, विनिवेश केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। दूसरा, ब्याज की प्राप्तियां केंद्रीय बजट के राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कई तरह के ऋण शामिल होते हैं, जैसे आंतरिक बाजार की उदारी, निवेश, विदेशी ऋण सहायता और ऋण वसूली। और ब्याज प्राप्तियां केंद्रीय बजट के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पूछा जा रहा है किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों।
तो आपको एक ट्रिक याद होगा, मित्र पर गमछा झार। उस ट्रिक के अनुसार जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री 23.1/2 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। उड़ीसा कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत के मैप को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो भारत का सिक्किम वो राज्य है जो कि 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। उसके पूरब में भूटान पड़ता है, उत्तर में चीन और पश्चिम में नेपाल। ये 3 देशों से सिक्किम घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से घिरा हुआ है और जम्मू कश्मीर भी 3 देशों से घिरा हुआ है। तो 3 देशों से घिरे हुए 3 राज्य हैं और नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से देश से घिरा हुआ है? तो एक तरफ वो भूटान से, दूसरी तरफ चीन से और तीसरी तरफ म्यांमार से। वहीं जम्मू कश्मीर चीन से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय का भाग है? उसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को यदि हम ऊर्ध्वाधर रूप में देखें तो उसे 4 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार क्षैतिज रूप में भी उसे 4 भागों में बांटा गया है। तो नदियों के आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो पहली, सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उससे पंजाब हिमालय एवं कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा, सतलज से काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरा, काली से जो तीस्ता के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता से दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला पूछा जा रहा है, सतलज से काली के मध्य, तो वो उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे जो लंबा हिमालय का क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय का क्षेत्र है, जो लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं। तुजु दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है तुजु दर्रा, जो म्यांमार को मणिपुर के क्षेत्र से जोड़ता है। इम्फाल के जो तामू के क्षेत्र है उसे म्यांमार से जोड़ने का काम तुजु दर्रा करता है। अब वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, पांगसार दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा प्रसिद्ध है। सिक्किम में आप जानते होंगे नाथुला और जेलेपला। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जो सूची दी गई है जनजाति की सूची दी गई है, दूसरी तरफ राज्य की सूची दी गई है, तो दोनों का मिलान करना है। तो आप जानते होंगे टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है और नीलगिरी की पहाड़ी अधिकांश तमिलनाडु में स्थित है। तो पहला टोडा जनजाति तमिलनाडु। लेप्चा जनजाति एवं भोटिया जनजाति सिक्किम की एक प्रमुख जनजाति है। गारो खासी जनजातिया के बारे में आप जानते होंगे कि मेघालय में स्थित 3 पहाड़ है जिस पर 3 जनजातियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे गारो मेघालय में, बिरहोर झारखंड के जनजाति है। तो इसके अतिरिक्त संथाल एवं मुंडा भी झारखंड की प्रमुख जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आंसर करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बता दो दोस्तों, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दक्षिण गंगा, तो आप आंसर बी दीजिएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1401 है, यह महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है और जाकर खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, चंबल, कृष्णा और क्षिप्रा। तो उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। वहीं चंबल नदी की बात करें तो चंबल यमुना की सहायक नदी है जो कि जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। आप गंगा के बारे में जानते ही होंगे कि गंगा उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है और कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर नासिक से निकलती है। आम्र वर्षा से संबंधित है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मानसून आने से पहले जो हल्की फुल्की बारिश होती है तो उसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये कर्नाटक के क्षेत्र में आम्र वर्षा और चेरी ब्लॉसम के नाम से इसे जाना जाता है। दोनों नाम याद रखिएगा, आम्र वर्षा और चेरी ब्लॉसम। असम में चाय अधिक होता है इसीलिए इसे वहाँ पर चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो 3 क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में आम्र वर्षा, असम में चाय वर्षा और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेल सही नहीं है? एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा, भीतरकनिका उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। पिचवरम तमिलनाडु में, ये भी सही है। और वेमनाड कर्नाटक नहीं बल्कि केरल में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है दोस्तों, वेमनाड कर्नाटक नहीं बल्कि केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गुणवत्ता क्वालिटी के आधार पर लोहे के अश्व को अवरोही क्रम में सजाएं। यानी किस लोहे में अच्छी क्वालिटी होती है लोहे की और उसे घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट की होती है, उसके बाद हेमेटाइट की होती है, उसके बाद लिमोसाइट की होती है और उसके बाद सीडेराइट की होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी से संबंधित 3 तथ्य सामने आते हैं। पहला, कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी का जो शहर है यानी कि जो कॉफ़ी का मंडी है उसे किसी के नाम से जाना जाता है? तो साओ paulo के नाम से जाता है। वहीं कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में सैंटोस को जाना जाता है। तीनों याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि फेजेंडा क्या है? तो कॉफ़ी का बागान है। साओ paulo क्या है? तो कॉफ़ी का जो शहर है। तीसरा कि कॉफ़ी बंदरगाह क्या है? तो सैंटोस। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की जलधारा है ठंडी या गर्म, प्रशांत की या अटलांटिक की? ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, कैलिफोर्निया जलधारा, पेरू की जलधारा और ओएसयू की जलधारा, ये 3 जलधाराएं हैं जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। वहीं बात करें गर्म जलधारा की तो प्रशांत महासागर में क्यूरोसिवो एक गर्म जलधारा है, अलास्का एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में चलती है। अटलांटिक महासागर में जो गर्म जलधाराएं हैं वो फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील जलधारा, 3 जो जलधाराएं हैं जो मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में गर्म है। और ठंडी जलधारा की बात करें तो फॉकलैंड, कनारी, वेंगुएला, ये जो तीनों जलधाराएं हैं और लेब्राडोर, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कैलिफोर्निया की जलधारा, तो कैलिफोर्निया की जलधारा कैलिफोर्निया के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है और यह ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? यूएसए में स्थित पूर्णतः झील है वो है मिशिगन झील। नॉर्थ अमेरिका महादेश में 5 झील है जो कि स्थित है, जिसमें कि मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। वो 5 झील कौन कौन है उन्हें जो देखते हैं। मिशिगन झील
सुपीरियर झील, ओंटेरियो झील, ह्यूरन झील और ईरी झील। ये 5 झील है जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, जिसमें से एक मिशिगन झील केवल है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। नीदरलैंड एटील्स की राजधानी निम्नलिखित में कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन यहाँ पे नीदरलैंड नहीं बल्कि नीदरलैंड एटील्स पूछा जा रहा है, जिसकी राजधानी है ब्लेमस्टड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड एटील्स की राजधानी ब्लेमस्टड है। वहीं पेरू की राजधानी लीमा है और नासाउ किसकी राजधानी है ये आपको बताना है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का एक यह देश है जिसकी राजधानी है नासाउ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार राज्य क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 2.86%। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। याद रखिए दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। आगे बढ़ते हैं। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। आपको बताना है कि कटिहार का वह कौन सा पक्षी विहार है जो चर्चा में है, जो धनुषाकार आकृति का है और हाल ही में वह भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। उस पक्षी विहार का नाम आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्व रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम वो तत्व है जो मानव शरीर में जल की मात्रा को, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। लसिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है कि लसिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लसिका कोशिकाओं से रक्त स्राव के कारण बनती है। यह चिपचिपी होती है, रक्त से थोड़ी सी अलग होती है। अगला प्रश्न है, हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? पूछा जा रहा है कौन सा तत्व अनिवार्य है। क्लोरोफिल जिसे हरित लवक कहा जाता है। तो क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व का होना अति आवश्यक है। एंजाइम को अभिक्रियाशीलता बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर सी होगा मैग्नीशियम। 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो आप जानते होंगे विटामिन सी घाव भरने में सहायक विटामिन होता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया गया था? तो मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मैक्स प्लैंक ने बताया था कि किसी प्रकाश स्रोत के सतह से यदि प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा छोटी छोटी इकाइयों में बनता है। यदि किसी बल्ब या किसी समथिंग कोई चीज़ है जिससे प्रकाश निकलता है तो वो प्रकाश की मात्रा छोटी छोटी इकाइयों में निकलती है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। वही न्यूटन महोदय द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति का सिद्धांत और कूलिंग का सिद्धांत दिया गया था। फैराडे जी के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया था और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना केल्विन पर? दोस्तों डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और इसे हम केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते होंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया जाता है। तो यदि 4 में अगर मैं 273 ऐड करूं तो 277 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर और न्यूनतम आयतन 277 केल्विन पर। जहां अधिकतम घनत्व होगा वहां पर न्यूनतम आयतन होगा। आगे बढ़ते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोरगुल का अनुमान स्तर क्या होता है? 45, 55, 75 या 80 डेसिबल। तो 40 से 50 के बीच रात में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे
शोरगुल का स्तर माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। दो उदासीन परमाणुओं के बीच विद्युत बल होता है। यदि दो उदासीन परमाणु है तो उदासीन कहने का मतलब है कि जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, उसमें कोई आवेश ना हो। तो जब आवेश ही नहीं है तो उसके में जो विद्युत बल होगा बिल्कुल शून्य होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वैसे परमाणु सर्वाधिक अस्थायी होते हैं जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात होता है। वैसे परमाणु जो सबसे ज़्यादा अस्थायी होंगे उसके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 है, दुर्बल प्रत्यावर्ती विभव वोल्टेज को प्रबल प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है। कौन सा? डायोड बल्ब, ट्रायोड, दृष्टकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रायोड बल्ब के द्वारा दुर्बल प्रत्यावर्ती विभव को प्रबल प्रत्यावर्ती विभव में, यानी कि दुर्बल कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदला जाता है। फोस्टेड ने ट्रायोड का आविष्कार किया था। उन्होंने एनोड एवं कैथोड के बीच एक तीसरा इलेक्ट्रोड लगाया जिसे ग्रिड कहते हैं। इसी कारण इसे ट्रायोड बल्ब भी कहा जाता है, यानी एक एनोड और एक कैथोड के बीच में एक तीसरा ग्रिड जिसके माध्यम से ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आसुत जल किस विधि से तैयार किया जाता है? आसुत जल कहने का मतलब है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो तैयार किया जाता है, पहले किसी द्रव को वाष्पीकृत किया जाता है और उसे पुनः ठंडा किया जाता है। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अम्ल का नाम दिया गया है वो दूसरी तरफ वो तत्व दिए गए हैं जिसमें वो अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल के बारे में बताएं। आपको मालूम होगा कि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ब्यूटरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। तो आप इसका आंसर आसानी से ढूंढ पाइएगा। लैक्टिक दूध, एसिटिक सिरका, साइट्रिक नींबू, ब्यूटरिक दुग्धयुक्त मक्खन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पीने वाली शराब का मुख्य अवयव क्या होता है? जो शराब का प्रयोग किया जाता है उसका मुख्य अवयव क्या होता है? तो उसका मुख्य अवयव होता है इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम से प्रतिपादित होता है? तो एवोगाड्रो जी ने कहा था कि एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर और 760 मिलीमीटर दाब वाली वैसी सभी वस्तुएं जो कि 22.4 लीटर के अणुओं के आयतन के बराबर हो, उसमें अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। अर्थात यदि आयतन सब में जो फिक्स हो, समान ताप हो और दाब हो, तो सभी में वस्तुओं में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। यह एवोगाड्रो जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो संवेग का मात्रक क्या होगा? तो संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। P बराबर mv। आप जानते होंगे कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेलोसिटी अर्थात वेग। मास kg को डिनोट करता है और वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड को। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाइएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्निशामक यंत्र में CO2 किस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। CO2 बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। परिणाम स्वरूप सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों के कक्षा की संख्या कितनी होगी? पीरियोडिक टेबल में जो तीसरा आवर्त है उसमें कक्षों की संख्या 3 होती है। पहले में 1 होती है, दूसरे वाले में 2 होती है और तीसरे वाले में 3 होती है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ सेक्शन से है जिसमें कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में, बी और सी 30 दिनों में और सी और ए उसे 24 दिनों में कर सकते हैं, तो बी और सी उसे अकेले अकेले कितने दिनों में करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाइएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 48 दिन में करेगा और सी 80 दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन है, राजन 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से निवेश करता है। n वर्षों के बाद उसे 1655 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए n का मान क्या है। धनराशि 5,000 है, 1655 उसे ब्याज प्राप्त होता है, कुल 6,655 रुपये का उसका अमाउंट हुआ। ए पता है, पी गिवन है, रेट भी आपको मालूम है, बस आप फॉर्मूला यूज करिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। इसको यूज करिए, ए पी और आर का वैल्यू पुट करिए, वहाँ से आप n आसानी से निकाल पाइएगा और निकालने के बाद आपको n का वैल्यू 3 वर्ष प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 रूट्स दिया गया है, लेकिन प्रश्न में मिसप्रिंट के वजह से एक रूट नहीं गिवन है। एक रूट है x बराबर 2/3। तो पूछा जा रहा है जो ये दोनों रूट है वो किस समीकरण के हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर आप पाइएगा कि किसका वैल्यू x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 आता है। तो आप पाइएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, x बराबर -1/2 और x बराबर 2/3, ऑप्शन बी का आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप जानते होंगे कि परिवृत्त अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में बनाते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वो कर्ण के मध्य में होता है। तो पहले मुझे कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। यदि लंब 3 है, आधार 4 है तो कर्ण 5 होगा। यदि पूरा कर्ण 5 है तो इसकी त्रिज्या 5/2 होगी। तो त्रिज्या भी पता चल गया, तो क्षेत्रफल निकालिए पाई आर स्क्वायर से। आप पाइएगा कि आंसर होगा 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि साइकिल का ड्राइविंग 1.1 किलोमीटर की यात्रा 560 चक्कर में पूरा करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। तो एक चक्कर में पहले आप पता करिए कि वो कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में आप जानते होंगे कि एक चक्कर में वो दूरी तय करता है 2πr। तो 2πr एक चक्कर में है तो टोटल चक्करों की संख्या है 560। तो इन सब इतनी दूरी हो गई, तो कितनी दूरी हुई, तो 1.1 किलोमीटर अर्थात 1100 मीटर। आप यहाँ से सब कुछ सॉल्व करेंगे। 1100 बराबर 2πr इंटू 560, तो ये हो गई टोटल। बस आप ध्यान ये रखना है आपको कि जो दिया गया है वो किलोमीटर में है और ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है। लास्ट में यूनिट चेंज कर लें, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से r मिलेगा, उसको दुगना करके आप d निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन सी 62.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करें। 0.245 पे रेकरिंग लगा हुआ है और इसे साधारण भिन्न में बदलना है। तो आपको रूल बस समझा दूं कि दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 लिखेंगे नीचे में, और जितने अंक पर नहीं लगा हुआ है उतना 0। तो आप पाइएगा कि दशमलव के बाद 4 अंक है तो 9900 होगा, क्योंकि 2 बार इसमें 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, 2 पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, तो पहले हम दशमलव के बाद जो टोटल अंक है उसको लिखेंगे 245। जिस अंक पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसको घटा लिया जाता है, तो घटाया जाएगा यहाँ पे 2। तो घटाने के बाद आप पाइएगा 243 डिवाइडेड बाई 9900। अब इसे काटिएगा 9 की मदद से, तो काटने के बाद आप पाइएगा 27/1100। सॉल्व करना है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, उसके बाद आप पाइएगा कि साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो उसको सॉल्व करने के बाद आप पाइएगा 2/साइन एक्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि खरीदारी 4 रुपया है और बेच 5 रुपये में रहे हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको आप SP मानिए, इसको CP मानिए, तब निकालिए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 1/4 × 100। सिंपल आप सॉल्व कर लीजिएगा। 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ, बटा CP × 100 कर दीजिए, 25% का लाभ।
अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, उस सेक्टर के क्षेत्रफल क्या होगा जो कि 15 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है। आपको ज्ञात ये करना है कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 10 है और चाप जो है वो 15 है। तो पहले मुझे यहाँ पे थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। थीटा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R। एल गिवन है 10 और एल गिवन है 15, आर गिवन है 10। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो आप पाइएगा कि थीटा होगा 1.5, थीटा 1.5 मिलेगा। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कि क्षेत्रफल होता है किसी भी सेक्टर का πr² थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ से थीटा वैल्यू पुट करिए, आर का वैल्यू पुट करिए 10, पाई का वैल्यू पुट करिए और इसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप पाइएगा कि आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50। किसी स्थान की जनसंख्या प्रथम दशक पर 8%, दूसरे पे 27% और तीसरे दशक पर 64% बढ़ती है, तो पूरे वर्ष के दौरान औसत वृद्धि क्या रही। तो पूरे वर्ष के दौरान जो औसत निकाला है आपको, तो 8 + 27 + 64 डिवाइडेड बाई 3 ये कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों वर्ष के दौरान जो औसत वृद्धि रही वो थी ऑप्शन डी 33%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज से रिलेटेड है। इसमें एक श्रृंखला दी गई है, उसको पूरा करना है। दो जगह मिसप्रिंट है दोस्तों, उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे एल होगा और यहाँ पे ओ नहीं बल्कि यहाँ पे यू होगा। तो उसके हिसाब से चलिए सॉल्व करते हैं। I 10, L 13, O 16, देन वाट और फिर उसके बाद एक और डैश है, 2 डैश है, उसके बाद X 25 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाइएगा कि I J K फिर 3 का गैप है, 3 का गैप है और लिखा गया है जो गैप है वो भी 3 का गैप है। तो उस हिसाब से 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19 और 19 के बाद 22। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि वो कौन सा वेन डायग्राम है जो इसे निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए अगर देखिएगा तो ए आप उसमें पाइएगा मांस खाने वाले में आता है बाघ और शेर, तो पूरा मैच नहीं करता है। लास्ट ऑप्शन जाइएगा डी तो आप पाइएगा कहा गया है कि घास खाने वाले जो जानवर है और दूसरा बाघ है और गाय है। तो घास खाने वाले में गाय हो गया और बाघ को बाहर कर दीजिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी बीच में आपको बता दूं कि इरिटेरिया के टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा के लिए एक बुक निकाली गई है जो बिहार मेंस टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 1 है। आप अपने नज़दीकी किसी दुकानदार को कहिए पटना के रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें और वहां से आप अपने क्षेत्र में इस बुक को मंगा सकते हैं। और ये बुक का जो टेस्ट होगा इस PDF से अलग है, यह दूसरा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। न्यूनतम सीधी रेखाएं, तो ये आप काउंट करिएगा तो इसमें न्यूनतम सीधी रेखाएं 14 होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है, कक्षा में 42 छात्र है जिसमें नितिन का स्थान ऊपर से 23वां है, तो उसका स्थान नीचे से क्या होगा। तो 42 छात्र में 23 ऊपर से, तो नीचे से पूछा जा रहा है। तो 42 - 23 + 1। एक ही व्यक्ति को ऊपर और नीचे दोनों से काउंट किया जाता है तो +1। यदि उसे काउंट कर लिया गया है, कुल संख्या पूछा जाता है, तो वहाँ पे 1 घटाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, ऊपर से 23वां नीचे से 20वां, तो भी जाके हो जाएगा 42। आगे बढ़ते हैं। पुरुष एक कथन दिया हुआ है, कोई लड़की कूद नहीं सकती है, कुछ लड़कियां तैराक है। तो कोई लड़की कूद नहीं सकती है तो अलग अलग इसका सर्कल बनेगा और कुछ लड़कियां तैराक है। ये तैराक हो गया स्विमर और ये लड़की का हो गया और ये कूदने का। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पुरुष तैराक कूद सकते हैं, पुरुष की बात नहीं की गई है। कुछ तैराक कूद सकते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। वाई एक्स का भाई है, वाई जेड का बेटा है, जेड के पिता एक्स है। तो आप सॉल्व करिएगा तो आप पाइएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दादा या नाना। 57 12 84 और 14 9 18 81 11 वाट और 88। 12 में 7 से यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो 84 आता है और 7 क्या है 14 का हाफ।
तो इसी तरीके से कितना का हाफ यहाँ पे रखा जाए ताकि उसे 11 से मल्टीप्लाई करने पर 88 आ जाए, तो ऑप्शन सी। पूछा जा रहा है यदि कमला, यहाँ पे कमसा नहीं कमला कर लीजिएगा, नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम है और रीटा नीता से 50 मीटर दक्षिण पूरब है, तो रीटा कमला से किस दिशा में हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पूरब दिशा में। आप पाइएगा कि डायग्राम ऐसा बनेगा, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो ये इसके पूरब दिशा में है। अगला है फाइंड द मिसिंग नंबर। 4, 14, 24, 39 और 69। आप गैप को फाइंड करिए, 10 का गैप, 10 का गैप, 15 का गैप, ऐसे फिर उस गैप का गैप निकालिए, तो आप पाइएगा एक रिलेशन। उस रिलेशन को सॉल्व करने पर आप ऑप्शन को मिलेगा, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 60 नंबर क्वेश्चन, अल्फ़ा को 36 और बीटा को 26 लिखते हैं, तो डेल्टा को क्या लिखेंगे? आप सभी नंबर्स के क्रम को जोड़िए तो 36 पाइएगा, वही इसका 26, और इसी प्रकार इसको अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर होगा सी 40। क्वेश्चन है, अगर हिंदुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायत राज कायम हुआ तो मैं अपनी उस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा जिसमें सबसे पहला एवं सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, अर्थात ना कोई पहला होगा और ना कोई आखिरी। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो महात्मा गांधी जी का यह कथन है, जिन्होंने पंचायतों के क्रियान्वयन के लिए यह कहा था कि यदि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती है तो ना कोई आखिरी होगा और ना कोई पहला, सभी एक समान होंगे। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, एक तरफ संस्था का नाम दिया गया है, दूसरे उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। पहला संस्था है अभिनव भारत संस्था। तो आप जानते होंगे वर्ष 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर एवं उनके भाई गणेश सावरकर एवं नारायण सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई। गणेश सावरकर एवं वी.डी. सावरकर ने 1899 में मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी, जिसे 1904 में नाम दे दिया गया था अभिनव भारत संस्था। तो अभिनव भारत संस्था वी.डी. सावरकर 1904। दूसरा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी ने की, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में की। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह भी थे। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1926 में की गई थी। तो ऑप्शन अगर आप मिलाइएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह किस उद्देश्य से किया गया था? आपको मालूम होगा कि 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे जो फसल बर्बादी होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों के द्वारा लगान में कोई कमी नहीं की गई, जिस कारण खेड़ा में सत्याग्रह हुआ। खेड़ा में हुए इस सत्याग्रह को कर नहीं आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पूरे साल फसल क्षति होने के बावजूद भी लगान माफ़ी नहीं की गई, जिस कारण यह विद्रोह हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ से 3 व्यक्ति थे और एक तरफ से अंग्रेज। वो 3 व्यक्ति कौन थे? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब थे उस समय मीर कासिम, और उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। पाहुल प्रणाली वैसी प्रणाली जिसके तहत जो गुरुवाणी सुनते थे उसे खालसा कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह 65 का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा 6 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। जिस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। आगे आते हैं। पुस्तक भारत की खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
भारत की खोज। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो किताब लिखी थी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। 67 के बाद आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। किस व्यक्ति ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था एवं चापलूसों की संस्था कहकर संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्टर करने वाली संस्था है। ये 3 स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक जी के हैं। वहीं अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। और WC बनर्जी जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा आप दोस्तों कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं WC बनर्जी, अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा, वहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में? तो वर्ष 1930 में शारदा एक्ट लाया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 तक था। इस दौरान जो शारदा एक्ट लाया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि बाल विवाह को रोकना। इसके तहत लड़कियों की जो शादी की न्यूनतम आयु है उसे 14 वर्ष एवं लड़कों के शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने हजारीबाग जेल से भागकर विद्रोह में भाग लिया और आज़ाद दस्ता का गठन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने झारखंड में स्थित हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल की तराई में आज़ाद दस्ता का गठन किया और इनके सदस्यों ने छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से 1942 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो याद रखिए आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, 1861 के भारत शासन अधिनियम के संबंधित जो विशेषताएं हैं उसमें कौन शामिल नहीं है? इस कानून के द्वारा बनने से भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा, बिल्कुल सही। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी विधायी शक्तियाँ पुनः दी गई, बिल्कुल सही। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, बिल्कुल सही। इसमें विधान परिषदों को बजट पर बहस करने व कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने की अधिकृति दी गई। ये 1861 नहीं बल्कि 1892 यानी 1892 का पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो CH भाभा जी को वाणिज्य मंत्री के रूप में चुना गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में चुना गया था और गौडगिल जी को खान एवं ऊर्जा मंत्री के रूप में चुना गया था। तो पूछा जा रहा है वाणिज्य मंत्री तो CH भाभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहित किया है और इसमें जो भारत के संविधान में मुख्य विशेषताएं हैं वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री केंद्र में वही मुख्यमंत्री राज्य में नेतृत्व करते हैं, बिल्कुल सही। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका संयुक्त रूप से जवाबदेही, बिल्कुल सही। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका समक्ष रूप से जवाबदेह होती है। जो केंद्र में होती है वो लोकसभा के प्रति और राज्य में विधानसभा के प्रति, ये भी सही है। निचले सदन का विघटन न होना, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र में लोकसभा और राज्य में जो विधानसभा दोनों विघटित होती है। केंद्र में जो लोकसभा होती है आर्टिकल 85 के तहत और राज्य में आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा का विघटन होता है। डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपात और 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य उपकरण में से एक निम्न में से नहीं है। रेफरेंडम है, पहल है, रिकॉल है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष
लोकतंत्र का एक उपकरण है जिसमें चुने हुए लोगों द्वारा सरकार चलाना तथा कानून निर्माण किया जाता है। तो भारत में यही व्यवस्था है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निरसन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बंधुआ मजदूरी एवं शरीर व्यापार यानी देह व्यापार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वर्णित है। वहीं 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कल कारखाने भारी उद्योग में काम कराना मना किया गया है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और वही अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता एवं जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच विवाद सुनने के लिए किस अनुच्छेद का क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट अधिकार रखती है, वह केंद्र एवं राज्यों के मध्य के विवाद को सुलझाती है। वो 2 राज्यों के मध्य के विवाद को भी इसी अनुच्छेद के तहत सुलझाती है। अनुच्छेद 131। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत वर्णित 5वीं अनुसूची पर संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 5वीं अनुसूची पर यदि कुछ निर्णय लेना है तो उसके लिए साधारण बहुमत की ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या निम्न में से किस विकल्प द्वारा व्यक्त की जा सकती है? तो आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में भारत में 245 है। इस 245 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से और वहीं 229 राज्यों से चुनकर आते हैं। 229 राज्य से, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और 12 राज्य राष्ट्रपति के द्वारा, तो टोटल 245 है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए संविधान में सीटों का आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2020 तक बढ़ाया गया था? तो 95 संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए संविधान में सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया था। हाल ही में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 126वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत यह 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो वर्ष 2030 तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? एनजीटी की स्थापना, हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? लघु जल विद्युत है, भूतापीय है, बायोगैस है, प्राकृतिक गैस, कोयला, जो कि परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83 के बढ़ते हैं। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जय नहीं जय बल्कि जैव विविधता है। जैव विविधता, जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव विविधता ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था? तो 2015 ईस्वी में यूएनए के द्वारा 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अधिकतम 1% वाले राज्य है। अधिकतम 1% वृद्धि करने वाला राज्य पूछा जा रहा है दोस्तों, वृद्धि करने वाला राज्य। तो सर्वाधिक 1% जिसने वृद्धित किया है वह है कर्नाटक। वहीं सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहाँ पे 85% लगभग वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, बिल्कुल सही। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, ये भी सही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के जयपुर में है, कर्नाटक में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? 3 सेट श्रेणी दे गए हैं खेल के, जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है।
आपको मालूम होगा कि वॉलीबॉल में 6 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, तो पहला नहीं होगा। वाटर पोलो में 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कबड्डी, फ्रिस्बी और वाटर पोलो तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस और 16 अक्टूबर खाद्य दिवस। तो ये सब याद रखिएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 21 मार्च वन दिवस। अगला प्रश्न, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा की द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। वर्ष 2008 में यह प्रकाशित की गई। उसी वर्ष इस पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। ऑप्शन सी अरविंद अडिगा को। आपको बताना है कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है और आयुर्विज्ञान नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सही। ऋग वैदिक काल में जो निष्क सिक्के होते थे उसे सोने के सिक्के कहा जाता था। ऐसा नहीं है, निष्क नहीं बल्कि निवक कहा जाता था। निवंक। और ऋग्वैदिक काल में बाजार ऋण देने वाले को वेकनाट कहते थे। बिल्कुल सही। ऋग्वैदिक काल में जो क्रय विक्रय होता था विनिमय प्रणाली पर था, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा नहीं कराया गया था? तो सांची के स्तूप, सारनाथ के स्तूप और बिहार में स्थित नालंदा स्तूप, ये तीनों स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। वहीं नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश का जो स्तूप है उसका निर्माण किसी और वंश यानी कि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने जनता के कल्याण के लिए रोजगार दफ्तर खोला? मध्यकालीन भारत के एक उदार शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने जनता के लिए रोजगार दफ्तर का निर्माण करवाया था। उन्होंने बंदियों के लिए दीवाने बंदगान एवं महिलाओं के लिए दीवाने खैरात की भी स्थापना की। इन्होंने मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक नहरों को खुलवाए, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग के से प्रारंभ होता है। 9वीं शताब्दी में पल्लवों के अवशेष पर चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय। कोप्पन के युद्ध में चोल वंश शासक जो राजाधिराज प्रथम थे उन्हें बुरी तरह से पराजित हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई राजेंद्र द्वितीय ने ही युद्ध के दौरान ही अपना राज्याभिषेक कराया था, कोप्पम के युद्ध के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1296 ईस्वी में देवगिरी के खिलाफ सफल अभियान किया। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख स्वर्ण टंका और एक जागीर देकर वापस भेज दिया। वह जागीर कौन थी निम्नलिखित में से? आपको बताया गया इसमें ढेर सारी कहानी, बस लास्ट में एक सिंपल सा पूछा गया कि वह जागीर कौन था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दे दिया था रामचंद्र देव को। तो वह है नवसारी। देवगिरी का जो शासक रामचंद्र था, अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब समर्पण कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी इसके से खुश होकर उसे रायान की उपाधि देता है और जो गुजरात का क्षेत्र नवसारी है उसे लौटाता है और 1 लाख रुपए की राशि भी देता है। तो नवसारी क्षेत्र देता है। आगे बढ़ते हैं। महाकवि दंडीन किस शासक के समकालीन थे? तो महाकवि दंडीन ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर महाबलपुरम का मंदिर निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? अकबर द्वारा 1580 में धसाला में बंदोबस्त शुरू किया गया था। बिल्कुल सही। मुर्शिद कुली खां दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। बिल्कुल सही। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में था। बिल्कुल सही। 1 रुपये 50 दाम होते थे
जी नहीं दोस्तों, 1 रुपये के 40 दाम होते थे। ऑप्शन डी गलत है। अकबर द्वारा 1580 में 10 साला बंदोबस्त शुरू किया गया था। 10 साला बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 10 साल में जो औसत विभिन्न फसलों पर लिया जाने वाला जो टैक्स था उसे 10 साल में लिया जाता था, पूरे औसत निकाल के उसका 1/3। यही व्यवस्था थी 10 साला बंदोबस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रश्न 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के विषय में सत्य है? वेणुवन जो कि बुद्ध के निवास, जो वर्षाकालीन निवास का स्थल होता था, उसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये बिल्कुल गलत है, उसे बिंबिसार के द्वारा बनवाया गया था। बौद्ध धर्म निर्वाण की प्राप्ति शरीर त्यागने के बाद होती है। ये भी गलत है। बौद्ध धर्म के जो उपदेश है आभजन पाली भाषा में दिए गए थे। जी नहीं, प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया गया था, लेकिन जो अन्य उपदेश है वो 2 भाषाओं में दिए गए थे। एक था प्राकृत, दूसरी थी पाली। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। 99 है कि रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता? हाल ही में रग्बी विश्व कप का आयोजन जापान में किया गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को पराजित कर यह खिताब जीत लिया। लास्ट क्वेश्चन, नवंबर 2019 में किस व्यक्ति को भारत के पहले रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि हाल ही में नवंबर 2019 में किस व्यक्ति को भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुना गया। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इंटीरिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यह टेस्ट आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा और आपका भरोसा इंटीरिया पर बना रहे।